हेलो क्लास, आई एम उज्ज्वल सर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जो कि है न्यू एडुकेया। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों 10th क्लास में साइंस विज्ञान के हम लोग 12वें चैप्टर में चल रहे हैं बच्चों। 12th चैप्टर, इस 12th चैप्टर की जो नेम है बच्चों वो है विद्युत, इलेक्ट्रिक। व्हाट डू वी कॉल इट? इलेक्ट्रिक। हम लोग क्या कह रहे हैं इसको? इलेक्ट्रिक कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक कह रहे हैं। ठीक है, इसके हम लोग 12.4 में चल रहे थे बच्चों। ठीक है, इसके हम लोग 12.4 में चल रहे थे। ठीक है, जिसका नाम था ओम का नियम। क्या नाम था बच्चों? ओम का नियम। ये टॉपिक जो है हम लोग वह कवर कर रहे थे। ठीक है, ओम का नियम। ओके, इसको बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे? कवर कर रहे थे। ठीक है इस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे। आपको हमने जो है ओम का नियम बता दिया बच्चों। क्या कि किसी चालक में, है ना, किसी चालक में, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह सब जानते हैं आप बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ओके बच्चों, जिससे हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था? ठीक है, डेल्टा भी समानुपाती, ठीक है, आई। ओके, यहां से बच्चों हम लोगों ने समानुपाती को हटाया था, बराबर में बदला था, तो मेरे पास एक नियतांक आया था जिसको हम लोग कहे थे बच्चों प्रतिरोध कहे थे। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कहा था? प्रतिरोध कहा था। ठीक है, इसको हम लोगों ने बच्चों प्रतिरोध कहा था। ठीक है, यहां से बच्चों हम लोग प्रतिरोध, यहां से जो आर हम लोग निकालना चाहते हैं बच्चों, तो निकाल सकते हैं डेल्टा भी अपॉन आई से। ठीक है, डेल्टा भी हमारा विभवांतर था बच्चों, है ना, और ये आई हमारा धारा है। हम लोगों ने प्रतिरोध का जो मात्रक है वो कहा था बच्चों ओम। ठीक है, ये हम लोगों ने ओम कहा था, जिसका संकेत जो है हमारा वह था इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से था बच्चों। हमारा जो प्रतिरोध था वह था ओम, हमारा यह संकेत था। ठीक है, ओके देखिए, हम लोगों ने कहा था कि एक ओम का परिभाषा भी होता है। ठीक है, एक ओम का परिभाषा भी होता है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या कहा था? किसी तार के अक्रॉस जो है, ठीक है ना, किसी तार के अनुदेश 1 एम्पियर की धारा प्रवाह करने पर 1 वोल्ट की विभवांतर उत्पन्न हो, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तब उस चालक का प्रतिरोध, ठीक है, 1 ओम कहलाता है।
ऐसा हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है बच्चों, इस ओम के नियम से बच्चों अगर हम लोग डेल्टा भी एवं आई के मध्य आरेख खींचे, ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त हो सकता है। ठीक है बच्चों, यह डेल्टा भी हो गया, यह हमारे पास आई हो गया। ठीक है, तो बच्चों जब डेल्टा भी समानुपाती है आई के, तो हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो आरेख है, वो इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हम लोग 0 एम्पियर धारा लेते हैं तो विभव कितना प्राप्त होगा, 0 वोल्ट। अगर हम लोग 2 एम्पियर धारा लेते हैं तो विभव 2 वोल्ट। 4 एम्पियर धारा लेते हैं तो विभव 4 वोल्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रायोगिक मान आते हैं। अगर बच्चों हम लोग ओम के नियम को प्रायोगिक मान निकालना चाहें, ठीक है, ओम नहीं, ठीक है, ओम के नियम का प्रायोगिक मान निकालें, ठीक है बच्चों, प्रायोगिक मान अगर हम लोग निकालें तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, 2 एम्पियर के लिए 2 वोल्ट, 4 एम्पियर के लिए 4 वोल्ट, ठीक है बच्चों, 6 एम्पियर के लिए 6 वोल्ट। इस तरीके से हमें प्रायोगिक मान प्राप्त होगा हमारा। समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से बच्चों हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात? इस तरीके से हमारा मान जो है वह प्राप्त होगा। ओके, तो इस तरह से प्रायोगिक मान प्राप्त होंगे बच्चों हमारे ओम के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्या कि ये हमारा 12.4 टॉपिक था बच्चों, 12.4 टॉपिक था ये। ठीक है, अब हम लोग पहुंच रहे हैं बच्चों 12.5 में टॉपिक में। ठीक है, 12.5 के टॉपिक में। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, वह कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वह कारक देखने वाले। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, किसी भी पदार्थ का, है ना, आप सबको पता है किसी भी पदार्थ में, ठीक है, धारा प्रवाह करने पर ठीक है, चालक ठीक है, आवेश के प्रवाह में ठीक है विरोध उत्पन्न करता है, उसी गुण को बच्चों हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ में धारा प्रवाह करने पर चालक आवेश के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों किसी चालक का ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। ठीक है, किस पे निर्भर करता है भैया? पहला लंबाई पर बच्चों, ठीक है, किसके? चालक के लंबाई पर जिसमें धारा प्रवाह हो रही है बच्चों। दूसरा चालक के क्षेत्रफल पर, बोलिए है ना, क्षेत्रफल पर। और तीसरा बच्चों चालक के
ताप पर, चालक के ताप पर। ठीक है। चौथा बच्चों, चालक के ठीक है, चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर। ठीक है। चालक का पदार्थ कैसा है बच्चों, ठीक है ना, चालक के पदार्थ के प्रकार पर, ठीक है ना, चालक के पदार्थ के प्रकार पर, ठीक है ना, पदार्थ पर निर्भर करेगा। इस तरह से 4 कारक होते हैं बच्चों, ठीक है, जिस पर हमारे किसी चालक का पदार्थ है ना, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है 4 कारकों पर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। बच्चों समान ताप, समान है ना, समान ताप पर बच्चों अगर आप किसी चालक का तापमान समान रखते हैं ना, तब किसी चालक में 2 बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों एक कंडीशन है इसमें समान ताप होना चाहिए, तब ये ओम का नियम फॉलो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप एक शब्द यहां जोड़ सकते हैं, समान ताप पर चालक का तापमान जो है बच्चों वो कुछ देर, लंबे समय के लिए, जितना देर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है उतने देर तक आपने चालक का तापमान समान रखा है ना, तभी ये ओम का नियम फॉलो होगा, वरना फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक शब्द जोड़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है। चलिए 5वें टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इन्हें मिटाते हैं। ठीक है। चलिए इसको बढ़ाते हैं बच्चों और आते हैं, सबसे पहला कारक कौन सा है, ठीक है, चालक की लंबाई पर, चालक के लंबाई पर। ठीक है बच्चों, चालक के लंबाई पर। ठीक है, क्या कि किसी चालक पदार्थ के लंबाई में, ठीक है, लंबाई में वृद्धि करने पर, ठीक है, वृद्धि करने पर प्रवाह होने वाले, प्रवाह, ठीक है, करने पर उसमें प्रवाह होने वाले, ठीक है, उसमें प्रवाह होने, ठीक है, वाले, ठीक है, आवेश, प्रवाह होने वाले आवेश को, ठीक है, आवेश को अधिक दूर तक अवरोध, ठीक है, अधिक दूर तक प्रवाह में अवरोध, ठीक है, का सामना करना पड़ता है, अवरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए, ठीक है, इसलिए चालक का प्रतिरोध, ठीक है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समझ में आ गई बात आपको भाई? जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे, ठीक है, देख लो भाई, पहले हमारे पास चालक इतना लंबा था बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो अवरोध यहां तक सहना पड़ा, बोलिए हाँ या ना, इस लंबाई के लिए। जैसे बच्चों हम लोग लंबाई बढ़ा दिए तो अब चालक को अवरोध यहां तक सहना पड़ा, बोलिए हाँ या ना, तो अवरोध अधिक दूर तक बढ़ गई, दैट मीन्स अवरोध ही प्रतिरोध होता है, तो अवरोध बढ़ रहा है मतलब प्रतिरोध बढ़ रहा है भाई। प्रतिरोध समानुपाती होगा किसके, अवरोध के अंतराल का, अवरोध के अंतराल का।
अंतराल लंबा होगा अवरोध का तो प्रतिरोध अधिक होगा। बोलिए हाँ या ना। दैट मीन्स क्या, तो बच्चों R समानुपाती होंगे किसके, अवरोध के अंतराल। अवरोध का अंतराल कैसे बढ़ेगा बच्चों, लंबाई बढ़ाने से। लंबाई बढ़ा रहे हो तो अवरोध अधिक जो है ना वो सह रहा है, तो R समानुपाती होगा लंबाई के। बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों ना, तो हमारा जो चालक के तार का जो प्रतिरोध है वो अवरोध के अंतराल पे निर्भर करता है। ठीक है ना, अवरोध का अंतराल कितना समय तक, कितने देर तक अवरोध हो रही है। अवरोध के अंतराल का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर लंबाई बढ़ाने से। किस क्या बढ़ाने से भाई, लंबाई बढ़ाने से, लंबाई बढ़ाने से। ठीक है, लंबाई बढ़ाने पर बच्चों अवरोध का अंतराल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अवरोध का अंतराल बढ़ेगा मतलब प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, एक यह कारक है जिस पर किसी चालक के लंबाई क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। बोलो कोई दिक्कत। चलो ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पॉइंट्स पर। दूसरे पॉइंट्स पर आ जाओ बच्चों। दूसरा पॉइंट्स क्या है, क्षेत्रफल पर। मतलब चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। चालक के अनुप्रस्थ, बच्चों यहां जो आप लंबाई क्षेत्रफल जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, समझ में आ रही है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, और चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। ठीक है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्या, किसी चालक के, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर ठीक है, चालक के पास प्रवाह के लिए अधिक, ठीक है, अधिक जगह प्राप्त हो जाता है, इसलिए ठीक है, चालक के आवेश के प्रवाह में अवरोध कम हो जाता है, अर्थात समझ में आई बच्चों क्या, कि किसी का एरिया बढ़ा दोगे तुम, क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दोगे। क्या, कि मान लो, ठीक है ना, इसका तुम क्षेत्रफल बढ़ा दिए। भाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है बच्चों, यहां से एक टुकड़ा काटना, इस बेलन का एक टुकड़ा काटना। देखो ये चालक तार है, ठीक है ना, ये चालक तार है बच्चों, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ये एक इसमें से गोला काटना, टुकड़ा काटना, समझ रहे हो ना, एक ये टुकड़ा काटना, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। भाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये बेलन की आकृति का होगा। बोलो हाँ या ना, ये बेलन की आकृति का है, ये मार्कर आपका। बोलो, इसमें से तुम क्या किए, एक टुकड़ा गोलाकार गोला काट लिए, तो ये हुआ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसको बढ़ाओगे कैसे बच्चों, भाई गोला का क्षेत्रफल कैसे बढ़ा सकते हो, त्रिज्या बढ़ा करके। मतलब इसको तुमने क्या कर दिया भाई, और चौड़ा कर दिया इसको। ये देखो, तो ये जितने सारे इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसी को चलने के लिए जगह जो है चौड़ा हो गया ये चलने के लिए, तो कम अवरोध उत्पन्न होंगे। बोलो हाँ या ना। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक के पास प्रवाह के लिए अधिक जगह प्राप्त हो जाता है, इसलिए चालक के आवेश के प्रवाह में अवरोध कम हो जाता है। अर्थात चालक के क्षेत्रफल बढ़ाने से, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से
रोध, ठीक है ना, क्षेत्रफल बढ़ाने से, ठीक है ना, अर्थात चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध, ठीक है, कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, कम होता जाता है। दैट मीन्स प्रतिरोध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? क्षेत्रफल के। क्या यह बात समझ में आ रही है आपके? बोलो बच्चों, जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध क्षेत्रफल बढ़ाने से, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो जब ये बात बच्चों, जब किसी को बढ़ाने से दूसरा कम हो जाए या फिर इसको कम करने से पहला वाला बढ़ जाए तो एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता नहीं, अर्थात चालक का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्थात चालक का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्थात चालक का प्रतिरोध, क्षेत्रफल नहीं, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आई बात? व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, ठीक है। चलो ये हो गया सेकंड समीकरण। भाई क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? कम होंगे, या फिर क्षेत्रफल बढ़ा देने से, भाई घटा देने से, क्षेत्रफल घटा देने से प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आई क्यों? क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो आवेश को जाने के लिए उसके प्रवाह में अवरोध कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल घटा दिए तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह के लिए कम जगह मिलेंगी, टकराएगा आपस में टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसीलिए अवरोध ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई क्या यह बात? तो ये हो गई बच्चों दूसरा पॉइंट्स, ठीक है, ये हो गई दूसरा पॉइंट्स। अब आ जाइए, अब चलते हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर। समझ में आ गई ना यह बात? बिल्कुल। क्षेत्रफल बढ़ाने से बच्चों जगह ज्यादा मिल जाती है, टक्कर कम हो जाता है आपस में आवेशों के, इसीलिए वह अवरोध भी कम हो जाता है, मतलब कहे तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध कम और क्षेत्रफल घटाने से प्रतिरोध ज्यादा। बोलो हाँ या ना? चलो अब आते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट्स पर। वह क्या है? वह है बच्चों पदार्थ के, ठीक है, पदार्थ के, चालक पदार्थ के, ठीक है ना, चालक पदार्थ के, कौन से? चालक पदार्थ के प्रकृति पर। किस पर? प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोध। चालक पदार्थ की प्रकृति पर क्या? कि चालक पदार्थ, ठीक है, कि चालक पदार्थ की, ठीक है, प्रकृति, चालक पदार्थ की प्रकृति बदलने पर, ठीक है, चालक का प्रतिरोध बदलता है, ठीक है, बदलता है, ठीक है बच्चों, बदलता है। चालक पदार्थ की अगर आपने प्रकृति बदल दिए तो उसका बच्चों प्रतिरोध बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है ना, लेकिन बदल जाता है। इसी कहने का मतलब ये है। ओके चलिए चौथा नंबर है बच्चों चालक के ताप पर। चालक के ताप पर बच्चों किसी चालक पदार्थ के, ठीक है, पदार्थ के ताप में वृद्धि करने पर आवेशों के मध्य टक्कर बढ़ जाती है, इसलिए प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। ओके बच्चों, तो तापमान बढ़ाने पर भी क्या हो जाता है? प्रतिरोध जो है बच्चों, जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होते हैं किसके? तापमान के, ठीक है।
तापमान के, टेम्परेचर के। ठीक है, तापमान अगर आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान घटाओगे तो प्रतिरोध जो है वो घट जाते हैं। तो प्रतिरोध जो है बच्चों वो तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, और इसमें कोई समीकरण नहीं बनता है बच्चों, बस चालक पदार्थ की प्रकृति बदल दीजिए तो उसका प्रतिरोध भी बदल जाता है, इसमें कोई समीकरण नहीं बनता है। तो बच्चों हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या कि लंबाई और क्षेत्रफल पर किस तरह से निर्भर करता है वो आपने देख लिया। ये तापमान को हम लोग बच्चों, ठीक है, प्रतिरोध के समीकरण में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि ये तापमान की बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों केवल हम लोग ये दो समीकरण का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी चालक का किसी चालक का प्रतिरोध समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या होगा, तो आर बच्चों समानुपाती होता है किसके, लंबाई के, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों अब किसी चालक का प्रतिरोध अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो फर्स्ट एवं समीकरण से क्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो इन दोनों समीकरणों में बायां वाला पक्ष बराबर था, दायां वाला अलग अलग था, तो हम लोगों ने यहां बच्चों प्रतिरोध लगा दिया और समानुपाती का चिन्ह लिख करके हमने लंबाई को ऊपर लिख दिया और क्षेत्रफल को नीचे लिख दिया। बोलिए हाँ या ना, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आर समानुपाती एल बटा ये हो गया। ठीक है, आप सबको पता है कि बच्चों अगर हम लोग समानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो एक नियतांक आता है। ठीक है, क्या आता है, एक नियतांक। बच्चों इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये आर क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध। बच्चों ये क्या है, किसी चालक का प्रतिरोधकता। क्या है, किसी चालक का प्रतिरोधकता। और बच्चों एल क्या है, लंबाई। ये ए क्या है, चालक का क्षेत्रफल। बच्चों ये क्या है, प्रतिरोधकता, किसी चालक का प्रतिरोधकता। ठीक है ना, किसी चालक का प्रतिरोधकता। ठीक है ना बच्चों, चालक की प्रतिरोधकता है ये। ओके, क्या ये सब मिटा दिए जाएं, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट नोट्स तैयार कर लो, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास, तो हमारे पास अब बच्चों प्रतिरोध जो है वो आर जो है वो बच्चों जिन जिन कारकों पे ये निर्भर करता था उस कारकों को इकट्ठा करने पर जो समीकरण प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है आर बराबर में रो गुना एल बटा में ए। ठीक है बच्चों, ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, आर बराबर रो गुना में एल और बटा में ए, ये प्राप्त हुआ है। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत। बच्चों यहां प्रतिरोधकता किसी विशिष्ट चालक पदार्थ के लिए, किसी विशिष्ट का मतलब किसी एक है ना, किसी एक चालक पदार्थ के लिए, किसी एक चालक पदार्थ के लिए नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है बच्चों, नियतांक होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता। बच्चों चालक की प्रतिरोधकता, ठीक है, पदार्थ की, ठीक है, चालक की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति बदलने पर, पदार्थ की प्रकृति बदलने पर बदलती हैं। ठीक है, बदलती हैं। ठीक है बच्चों, या फिर कहे तो अलग अलग पदार्थ का, अलग अलग है ना, अलग अलग मतलब दो बार, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोधकता
अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोधकता, ठीक है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग पदार्थ का जो प्रतिरोधकता क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? जैसे बच्चों, जैसे उदाहरण, ठीक है, चालक का, चालक एवं, बच्चों ये प्रतिरोधकता है, ये किस पे निर्भर करती है, ये चालक के पदार्थ की प्रकृति पर या फिर किसी भी पदार्थ की प्रकृति पे। बच्चों ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता है, ये आप देख रहे हैं, वो किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या हो गया कि पदार्थ का नाम बदल दिया आपने, ठीक है, नाम बदल दिया, कभी चालक ले लिया, कभी, ठीक है ना, कुचालक ले लिया, ठीक है, तो उसके नाम बदलने पर बदल जाती है बच्चों, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता अलग अलग होता है। उदाहरण, तो चालक एवं, ठीक है बच्चों, चालक कह लें या फिर धातु कह लें, ठीक है, चालक एवं मिश्र धातु, ठीक है बच्चों, मिश्रात्वें, ठीक है बच्चों, चालक या मिश्रातों का जो प्रतिरोधकता होता है, का प्रतिरोधकता, ठीक है, 10 के घात, ठीक है, प्रतिरोधकता जो है बच्चों वो 10 के घात -8, ठीक है, ओम मीटर से, ठीक है, 10 के घात, ठीक है, -6 ओम मीटर तक होता है, ठीक है बच्चों, 10 के घात -8 ओम मीटर से 10 के घात -6 ओम मीटर तक होता है, ठीक है, ओके, यहां तक होता है बच्चों, ठीक है, किसी भी चालक का एवं मिश्र धातुओं का, ठीक है, ओके, समझ में आगे बात, पक्का। चलो, ओम मीटर बच्चों, ओम मीटर, देखो यहां से आप प्रतिरोधकता का वैल्यू निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, R गुना में A और बटा में L, बोलो हाँ या ना बच्चों। प्रतिरोध का मात्रक मैं पहले बता चुका हूं, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, तो R गुना में A बटा में L, भाई प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, होता है, और बटा में लंबाई क्या होता है, मीटर, मीटर से मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ओम गुना में मीटर, जिसको हम लोग बच्चों ऐसे संकेत से दिखा सकते हैं। तो प्रतिरोधकता का हमने बच्चों ये संकेत लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों। चलो, अब है कि बच्चों किसी कुचालक का, किसी कुचालक का क्या, किसी कुचालक का प्रतिरोधकता, किसी कुचालक का प्रतिरोधकता 10 के घात 12 ओम मीटर से, ठीक है, 10 के घात 17 ओम मीटर तक होता है, मीटर तक होता है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं बच्चों, इस कोटि का होता है। किसी कुचालक का प्रतिरोधकता 10 के घात 12 ओम मीटर से 10 के घात 17 ओम मीटर तक होता है, ठीक है, ओके, समझ में आगे बात। प्रतिरोधकता क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध गुना में क्षेत्रफल बटा में लंबाई, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता बच्चों ओम और बटा में मीटर, मतलब क्या, तो ओम मीटर होती है, ठीक है बच्चों। किसी चालक का प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करता, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये नोट करके आप लिख सकते हैं। पहले हम बता चुके हैं आपको, किसी चालक का प्रतिरोधकता, किसी चालक या किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता लंबाई कौमा क्षेत्रफल, ठीक है, एवं प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, एवं प्रतिरोध मतलब कहे तो R पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना बच्चों। किसी पदार्थ का जो प्रतिरोधकता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, और ना ही प्रतिरोध R पर निर्भर करता है। किस पे करता है,
पदार्थ की प्रकृति पे, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। और उसके साथ साथ पदार्थ की प्रकृति बदलने पर बदलती है, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोधकता अलग अलग होता है। और क्या बच्चों, पदार्थ का ताप बदलने पर, पदार्थ का ताप बदलने पर, ताप बदलने पर प्रतिरोधकता बदलती है, प्रतिरोधकता बदलती है, ठीक है बच्चों। प्रतिरोधकता क्या होती है, बदलती है, ठीक है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। ओके, क्या आप चालक का एग्जाम्पल जानते हैं? क्या बच्चों आप चालक का उदाहरण जानते हैं? चालक का उदाहरण बताइए क्या हो सकता है, जानते हैं? एल्युमिनियम, कॉपर, बोलिए हाँ है ना, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, गोल्ड है या नहीं है, सिल्वर, ये सब सारे बच्चों किसके एग्जाम्पल हैं? धातु के, कुचालक, सॉरी चालक के। बच्चों मिश्रात्वीय के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मिश्रात्वीय के, मिश्रातु क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक चालकों से मिलकर, दो से अधिक चालकों से मिलकर, दो से अधिक चालकों से मिलकर बनता है, चालकों से मिलकर बनता है। समझ में आई बात? बिल्कुल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों? एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों कॉन्स्टेंटन। उदाहरण क्या है इसका? कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन है बच्चों, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटन किससे किससे मिलकर बनता है बच्चों? कॉपर से, ठीक है, निकल से, ये दो धातुओं से मिलकर बनता है, कॉपर और निकल से, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चों, क्या? निक्रोम, क्या? निक्रोम, निक्रोम भी बच्चों मिश्रातु का एग्जांपल है। बोलो, क्या ये आपके कैमरे में विजिबल है? बिल्कुल। निक्रोम बच्चों, निक्रोम किससे मिलकर बनता है? निकेल, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है ना, निकल, क्रोमियम, ठीक है, मैंगनीज बच्चों, मैंगनीज, ठीक है ना, इनसे मिलके बनता है निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज। और बच्चों आयरन, आयरन के साथ, ठीक है, आयरन, इनसे मिलके निक्रोम बनता है बच्चों, ठीक है ना। निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन, इन सब से मिलके बच्चों निक्रोम बनता है, ठीक है। याद रहेंगे? बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्या इन सबको मिटा दिया जाए? स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट इसको नोट्स में लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मिटा दिया जाए इसे। चलिए बच्चों कुचालक का उदाहरण क्या है? नीचे कुचालक का उदाहरण लिख सकते हैं, हीरा, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या? हीरा, कुचालक का। नीचे लीजिए कुचालक, उदाहरण हीरा, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, आ जाओ, आ जाओ भाई। बच्चों किसी भी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? पता लग गया? किस पे निर्भर करता है? लंबाई पे और क्षेत्रफल पे। और इसका एक नियतांक आता है बच्चों, क्या? प्रतिरोधकता। एक नियतांक क्या आता है? प्रतिरोधकता। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो एक सवाल बनाए, एक नहीं दो सवाल बनाते हैं बच्चों। बोलो, देखो 2 मीटर एवं 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर एवं 6 मीटर स्क्वायर लंबाई तथा
क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल वाले, ठीक है, क्षेत्रफल वाले 2 मीटर एवं 6 मीटर स्क्वायर लंबाई तथा क्षेत्रफल वाले, ठीक है, चालक तार का, चालक तार का प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है, 2.6 गुना 10 के घात -6 ओम मीटर है, तब उस चालक का, तब उस चालक का प्रतिरोध बताएं, तब उस चालक का प्रतिरोध बताएं। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, बोलिए क्या करेंगे आप? हल में क्या लिखेंगे? हल में क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे चालक के लिए प्रतिरोध के सूत्र से क्या लिखेंगे? R बराबर में रो गुना में L बट्टा में A। बोलिए हाँ या ना? रो कितना है बच्चों? 2.6 गुना में 10 के घात -6 ओम मीटर। बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई बाय L। लंबाई कितना है बच्चों? 2 मीटर। क्षेत्रफल कितना है? 6 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आपका आंसर क्या आएगा? 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल और 1 मीटर से ये कैंसिल, तो ये कैंसिल। 2 से गया बच्चों, 2 तिया 6, 3 बच रहा है नीचे, 3 से भाग करोगे 2.6 को, 2.6 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10 के घात -6। क्या बच गया बच्चों? ओम। बोलो हाँ या ना? तो यहां से कितना ओम निकलेगा बच्चों? देख लो, 3 से भाग करो, 0.3 8 24, 2 बच गया, 3 छक्के 18 गुना में 10 के घात -6 ओम। बोलो हाँ या ना? बच्चों एक संख्या पॉइंट्स के पीछे भेजो। जब भी ये पॉइंट्स में आपके आंसर आए ना, तो एक संख्या को पीछे रखना। समझ में आई ना बात? एक संख्या को क्या रखोगे? पीछे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8.6 गुना 10 के घात -7 ओम आएगा बच्चों। ठीक है ना? बिल्कुल ये आएगा। ठीक है, एक संख्या को कहां रखना? पीछे रखना। ठीक है ना? एक संख्या को कहां रखोगे? पीछे रखोगे। ठीक है? हाँ, तो एक संख्या जब पीछे करोगे बच्चों, तो माइनस में घात बढ़ते हैं, तो 10 की घात -7 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलो एक और सवाल बनाते हैं बच्चों इस पर। किसी पदार्थ के ठीक है चालक तार का, ठीक है, किसी पदार्थ के चालक तार का L लंबाई एवं A क्षेत्रफल, ठीक है, किसी पदार्थ के चालक तार का L लंबाई, किसी पदार्थ के, ऐसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं, किसी पदार्थ के, ठीक है ना, L लंबाई एवं A क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, 4 ओम है, 4 ओम है ना? 4 ओम है। तब उसी पदार्थ के, है ना बच्चों? तब उसी पदार्थ के, ठीक है, तब उसी पदार्थ के चालक की लंबाई L/2 एवं क्षेत्रफल, ठीक है, 2A कर देने पर प्रतिरोध क्या होंगे? प्रतिरोध का मान बताएं, प्रतिरोध का मान बताएं। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, हल करते हैं बच्चों। कोई चालक तार था, ठीक है, किसी पदार्थ का, तो हमने माना प्रतिरोधकता उस चालक का रो है। ठीक है, तो बच्चों उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा?
हो जाएगा रो गुना में लंबाई कितना है पहले एल और क्षेत्रफल कितना है बच्चों ए, तो ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। अब बच्चों बाद में क्या किया आपने, ठीक है, उसके पश्चात बच्चों आपने उसके पश्चात क्या किया, ठीक है बच्चों, प्रतिरोध के सूत्र से आपने आर बराबर ज्ञात कर लिया। अब बच्चों उसके पश्चात प्रतिरोध क्या होगा आर डैश, बच्चों उसी पदार्थ का है, पदार्थ आपने बदला नहीं है तो प्रतिरोधकता वही रहेगा। लंबाई आपने बदल दिया है, कितना कर दिया L/2 और बट्टा में क्षेत्रफल कितना कर दिया 2a, बोलो हाँ या ना, तो इसका प्रतिरोध बदल जाएगा भाई, प्रतिरोध निर्भर ही करता है लंबाई क्षेत्रफल पे, बोलो हाँ या ना। बच्चों ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा L/2 और 2 4, बोलो हाँ या ना, 4 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा a, बोलो हाँ या, ये कौन समीकरण, दूसरा समीकरण। बच्चों आप यहां पे देखो रो गुना में L/A क्या होगा R, सॉरी यहां पे रो छूट गया ना बच्चों, आप इसको कैसे लिख सकते हो, रो गुना में L/A और बटा में क्या, गुना में मतलब कह सकते हैं 1/4, बोलो है ना। बच्चों ये वाला पद को क्या लिख सकते हो फर्स्ट समीकरण से, बोलो रो गुना में L/A क्या लिख सकते हो R, बोलो है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों R/4, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों जितना पहले प्रतिरोध होगा उसका 1/4, मतलब कह दो जितना प्रतिरोध है पहले उसका चौथा भाग होगा अब नए तार का प्रतिरोध, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो बच्चों बाद में प्रतिरोध कितना होगा, जो पहले हैं उसके चौथा हिस्सा, तो पहले प्रतिरोध कितने थे 4 ओम, बोलो हाँ या ना, तो 4/4 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया 1 ओम, बोलो हाँ या ना। यस, इस तरीके से बनाएंगे इस सवाल को, समझ में आई क्या बात। दोनों मैंने सवाल आपको करवा दिए, फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो भाई, लिख लो जल्दी लिख लो। आप क्या लिख लिए, आगे बढ़े हम लोग, चलिए मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है 12.6। ठीक है बच्चों, हमने 5 टॉपिक खत्म कर लिए, ठीक है। अब हम लोग किस पर पहुंच रहे हैं 12.6 पर, ठीक है 12.6 पर पहुंच रहे हैं हम लोग बच्चों, ठीक है, जिसका नाम है क्या, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, ठीक है बच्चों, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखो भैया, जब किसी आवश्यकता क्यों पड़ा, क्या होता है ये सब हम लोग समझने वाले हैं अभी। देखो प्रतिरोधकों का निकाय क्या होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, समझना भैया। जब किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ में बच्चों, जब किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक प्रतिरोधक लगाए जाते हैं, एक से अधिक, है ना,
एक से अधिक प्रतिरोधक लगाए जाते हैं तब उस परिपथ में सभी प्रतिरोधकों को हटाकर किसी एक प्रतिरोधक का प्रयोग कर सकते हैं, किसी एक प्रतिरोधक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तब सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान के बराबर मान का प्रतिरोधक लगाना पड़ता है, ठीक है, प्रतिरोधक लगाना पड़ता है। ठीक है, तब इस स्थिति में ठीक है, इस स्थिति में ठीक है, एक से अधिक प्रतिरोधकों के बदले जो एक प्रतिरोधक लगाए हैं, ठीक है ना, के बदले जो एक प्रतिरोधक परिपथ में लगाए गए हैं, प्रतिरोधक विद्युत परिपथ में लगाए गए हैं, विद्युत परिपथ में लगाए गए हैं, ठीक है, लगाए गए हैं, उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान को प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध कहा जाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? समझना, देखो समझाता हूं, फिगर से समझाता हूं भाई। ये सारी कहानी मैं तुम्हें समझाता हूं फिगर से। देखो, आप सबको पता है बच्चों क्या कि विद्युत परिपथ में ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत अवयव या ठीक है, विद्युतीय यंत्रों को ऊर्जा ठीक है, सेल या बैटरी प्रदान करता है। बैटरी प्रदान करता है। ये बात पता है आपको? प्रदान करता है। तो अगर हम लोग बच्चों विद्युत परिपथ में अगर बहुत सारे अगर हम लोग यंत्र चलाना चाहते हैं, क्या चलाना चाहते हैं बच्चों? यंत्र चलाना चाहते हैं, तो हम लोगों को एक बैटरी लगाना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना? लगाना पड़ेगा बैटरी। जिस बैटरी के पास विभव होता है ना, एक विभवांतर होता है बैटरी के पास। बोलिए। अब बच्चों उस परिपथ में हमने बहुत सारे प्रतिरोध का संकेत क्या होता है बता चुका हूं आपको। ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, और इस तरीके से बच्चों हमने एक कुंजी लगा दिया। ठीक है, ओके। इसमें धारा मापने के लिए हमने एक एमीटर लगा दिया। बोलो हाँ या ना? लगा दिया, और इस तरीके से इस परिपथ को तैयार कर दिया। कोई दिक्कत? धारा कहां से निकलेगी बच्चों? यहां से निकलेगी। बोलो हाँ या ना? यहां से निकलेगी। कोई दिक्कत?
कुंजी में डॉट लगाओगे तो धारा प्रवाह होगा, नहीं लगाओगे तो नहीं प्रवाह होगा। ये क्या है बच्चों, कुंजी के है, ये अमीटर है आपका, जहां से धारा प्रवेश करती है अमीटर में उसको प्लस वाला टर्मिनल कहते हैं, और धारा जहां से निकलती है जिस अमीटर के जिस सिरे पर उसको ऋणात्मक टर्मिनल कहते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो। प्रतिरोध के जिस टर्मिनल पे धारा प्रवेश करती है, प्लस वाला सिरा जहां पर निकलती है, माइनस वाला जहां प्रवेश करती है, प्लस जहां निकलती है, माइनस जहां प्रवेश करती है, प्लस जहां निकलती है, माइनस। बोलो है ना, बिल्कुल बच्चों। ये प्रतिरोधक आर प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोधक रेजिस्टर होता है, समझ में आई। प्रतिरोधक किसको बोलते हैं, जो धारा के आवेशों का प्रवाह होने में रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसको प्रतिरोधक बोलते हैं। और प्रतिरोधक के पास प्रतिरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। समझो, आवेश के प्रवाह में उत्पन्न करने वाले, बाधा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। समझ आई, लिख लेना कॉपी में, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। किसी चालक में, ठीक है ना, या फिर वह यंत्र जो विद्युत आवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोधक कहलाता है। और प्रतिरोधक की क्षमता प्रतिरोध कहलाती है। यह बात बार बार रिपीट करके लिख लेना, ठीक है। चलो अब बच्चों, इस प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध करने की क्षमता है उसको हम लोग R1 से दिखा रहे हैं, प्रतिरोध। इस प्रतिरोधक का बच्चों प्रतिरोध क्षमता R2 से दिखाते हैं। इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध की क्षमता R3 से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों 3 प्रतिरोधक थे हमारे पास, जिसकी प्रतिरोध क्या क्या थी, R1, R2, R3। ये क्या है प्रतिरोधक, उस प्रतिरोधक का क्षमता क्या है, R1, R2, R3। समझ में आई, कोई दिक्कत बच्चों। ये 3 लगे हुए थे, यहां पर 3 प्रतिरोधक लगे हुए थे, बोलो हाँ या ना। इस तीनों प्रतिरोधक को हटा करके मुझे एक प्रतिरोध लगाना था। मैंने कहा भाई क्यों इतना बड़ा सर्किट कर रखे हो, क्यों इतना बड़ा परिपथ फैला के रखे हो इस क्षेत्र में। ऐसा करो ना, इस तीनों प्रतिरोधक को हटा के और एक प्रतिरोध लगाओ। भाई मान लो किसी काम को कोई 3 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, हमने कहा भाई कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ ना जो तीनों जो व्यक्ति मिलके काम कर रहे हैं वो अकेला व्यक्ति करते। हमने भाई ऐसा टीचर ढूंढ के लाओ जो 3 सब्जेक्ट अकेले पढ़ा दे, है ना। 3 टीचर मिलकर जो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो जिस क्षमता के साथ पढ़ाते हैं वही क्षमता वाला एक टीचर ढूंढ के लाओ जो तीनों पढ़ा दे। तो उसको हम लोग बोलेंगे टीचरों के निकाय का एक बेहतरीन टीचर, ठीक है। तो बच्चों यहां प्रतिरोधकों की संख्या को हटा करके ये तीनों मिलके जितना प्रतिरोध कर रहा है आवेश के प्रवाह में, उतने मान का एक ही प्रतिरोध हम लगाना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना, एक ही प्रतिरोध लगाना चाहते हैं बच्चों हम लोग, एक ही प्रतिरोध से काम चला लेना चाहते हैं। हमने कहा कोई एक प्रतिरोध लगाओ भाई, इस बैटरी के अनुदिश कोई एक प्रतिरोध लगाओ भाई, इस बैटरी में कोई एक प्रतिरोध लगाओ, क्यों इतने सारे तामझाम कर रहे हो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोधकों, ठीक है, प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोधक, प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोधक। मतलब बहुत सारे प्रतिरोधकों के बदले में केवल एक मिलके काम कर दे, तो उस प्रतिरोधक को हम लोग बोलते हैं बच्चों तुल्य प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोधक। नाम याद कर लो, तुल्य प्रतिरोधक, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टर। समझ में आई। तुल्य प्रतिरोधक किसको बोलते हैं हम लोग, वह प्रतिरोधक जो प्रतिरोधकों की संख्या के बदले अकेले काम कर दे, उसको हम लोग तुल्य प्रतिरोधक कहते हैं। क्या यह सब बातें समझ में आ रही है तुम्हारे, नहीं आ रही है तो गंगा नहाने जाओ, समझ में आ जाएगी। जब किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधक लगाए जाते हैं, तब उस परिपथ में सभी प्रतिरोधकों को हटाकर किसी एक प्रतिरोधक का प्रयोग
कर सकते हैं, तब इस सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान के बराबर, तब सभी प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान के बराबर मान का एक प्रतिरोधक लगाना पड़ता है, एक प्रतिरोधक लगाना पड़ता है। इस स्थिति में एक से अधिक प्रतिरोधकों के बदले जो एक प्रतिरोधक विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं, उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान को प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध कहा जाता है। उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। समझ में आई बात? पकड़ो, शब्दों को पकड़ो। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्यों कहलाता है? क्योंकि बहुत सारे प्रतिरोधक के बदले एक ही प्रतिरोध हमने लगाया है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोधक, जिसका नाम होगा तुल्य प्रतिरोधक। ये तुल्य प्रतिरोधक क्या होता है? बहुत सारे संख्या में प्रतिरोधकों के बदले में अकेले काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं तुल्य प्रतिरोधक। वो एक अकेला होता है। समझ में आई क्या बात? ये सब आ गई क्या? अरे बच्चा पार्टी आ गई क्या? बोलो, देख लो और लिख लो, देख लो और लिख लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोल लो, बोलो बोलो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ बच्चों, अब आ जाओ आगे। देखो, किसी विद्युत, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक को, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक को दो तरीके से जोड़ा या संयोजित किया जा सकता है, या संयोजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। नहीं, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक को दो तरीके से जोड़ा या संयोजित किया जा सकता है। नहीं, और जो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक को दो तरीके से जोड़ा या संयोजित किया जा सकता है। बच्चों, ये प्रतिरोधक की संख्या क्यों लगा रहे हैं हम लोग? समझो, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धारा, ठीक है, धारा का, ठीक है ना, किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान, ठीक है, बढ़ाने या घटाने, बढ़ाने या घटाने के लिए, किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ाने या घटाने के लिए प्रतिरोधक को अलग अलग तरीकों से जोड़ा जा सकता है, अलग अलग तरीकों से, ठीक है, जोड़ा जा सकता है। या तो हम बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं, ठीक है ना। क्या घटाना चाहते हैं बच्चों? धारा। किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ाने या घटाने के लिए प्रतिरोधक को अलग अलग तरीकों से जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए दो विधि है, दो तरीका है। पहला बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है बच्चों समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है बच्चों, समांतर क्रम, ठीक है, संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। और
श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी तरीके से और समांतर क्रम तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। समझ में आई बात? देख लीजिए, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत? हटाया जाए इसको, इस सबको। चलो चलो भाई, देखिए बच्चों, आइए आगे बढ़िए। देखिए पहला कौन सा बच्चों, क्या कर रहे थे हम लोग, प्रतिरोधक को क्यों जोड़ रहे थे हम लोग परिपथ में, ये समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? प्रतिरोधक को हम लोग क्यों जोड़ रहे थे, प्रतिरोधक का निकाय क्या होता है, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या हो सकता है, यह आप देख पा रहे हैं। ठीक है, प्रतिरोध को परिपथ में कैसे कैसे जोड़ सकते हैं वो देख पा रहे हैं आप, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। प्रतिरोध को क्यों जोड़ रहे हैं परिपथ में वो आप देख रहे हैं, है या नहीं है? परिपथ में विद्युत धारा को बच्चों लोग बढ़ाने या घटाने के लिए, बढ़ाने और घटाने के लिए। ठीक है, किसी परिपथ में बच्चों हम लोग धारा का मान घटाना है तो प्रतिरोध को किसी और तरीके से जोड़ सकते हैं। किसी परिपथ में बच्चों हम लोगों को धारा क्या करना है, घटाना है, बढ़ाना है, तो हम लोग किसी और तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध घटाना है तो किसी और तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी परिपथ में हम लोग धारा का मान बढ़ाने घटाने के लिए हम लोग बच्चों प्रतिरोध को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। समझ में आ रही है बच्चों आपको? चलिए ओके, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बच्चों। पहला लिखिए श्रेणी क्रम। ठीक है बच्चों, क्या श्रेणी क्रम संयोजित, श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक, श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक, श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, देखना देखना बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक क्या होता है। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध के पास, ठीक है, प्रतिरोध है हमारे पास, उसके पास दो सिरा होता है, ए बिंदु और बी बिंदु। ये प्रतिरोधक है बच्चों, प्रतिरोधक का। ठीक है, प्रथम सिरा, ओके, और ये बच्चों दूसरा सिरा। बोले कोई दिक्कत? बिल्कुल बच्चों, जब हम लोग किसी परिपथ में, ठीक है, बैटरी के, ठीक है, बैटरी के, ठीक है, इस तरह से बैटरी था बच्चों हम लोग के पास। ठीक है, जब हम लोग किसी बैटरी का जो परिपथ है, ठीक है, उस बैटरी के किसी एक टर्मिनल से कोई एक प्रतिरोधक जोड़ दिए। ठीक है, फिर बच्चों पहला सिरे से, प्रतिरोधक के एक सिरे से हमने बैटरी का एक टर्मिनल जोड़ दिया, प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से, ये ए बिंदु बच्चों, ये बी बिंदु, प्रतिरोधक के दूसरे बिंदु से हमने कोई एक दूसरा प्रतिरोधक जोड़ दिया। समझ में आई? प्रतिरोधक जोड़ दिया, फिर उस प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से बच्चों हमने कोई एक नया प्रतिरोधक जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिरोधों को जोड़ा जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक कहलाता है। प्रतिरोधक कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम संयोजित हैं। कैसे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजित कब होते हैं? प्रतिरोधक श्रेणी क्रम संयोजित कब होते हैं? जब प्रतिरोधक बैटरी के किसी एक सिरे से प्रतिरोधक का एक सिरा जोड़ दिया जाए,
दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के किसी एक सिरे से जोड़ दिए जाए, फिर उस प्रतिरोधक का कोई एक सिरा तीसरे प्रतिरोधक के सिरे से जोड़ दिए जाए, फिर अंतिम वाले प्रतिरोधक का एक सिरा बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया जाए। तो ये जो है बच्चों, ऐसा जोड़ा जाना क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक। लिखने वाले हम लोग, जब एक प्रतिरोधक का एक सिरा, जब एक प्रतिरोधक का एक सिरा बैटरी से जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए, एवं, ठीक है, एवं उस प्रथम प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोधक के एक सिरे को जोड़ दिया जाए, ठीक है, एवं दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तब इस प्रकार संयोजित है ना प्रतिरोधकों का निकाय, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ गई आपको? बिल्कुल, श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं, ठीक है। कोई एक प्रतिरोधक, उसका एक सिरा बैटरी के किसी एक सिरे से जोड़ दिया, उस प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के किसी एक सिरे से जोड़ दिया, फिर दूसरे प्रतिरोधक के कोई एक सिरा तीसरे प्रतिरोधक के किसी एक सिरे से जोड़ दिया, फिर जो अंतिम में बच रहा है उसके सिरे को हमने बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इस प्रकार जो संयोजित होते हैं बच्चों, इस प्रकार से संयोजित परिपथ में प्रतिरोधक क्या कहलाते हैं? श्रेणी क्रम संयोजित। इस प्रकार से अगर किसी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोधक जोड़े गए हैं तो श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध का दो सिरा होता है, प्रथम सिरा और दूसरा सिरा, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये चित्र नंबर फर्स्ट और ये चित्र नंबर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? अभी कुछ देर पहले हमने बात किया है कि हमने कहा भाई साहब कि इस तीन प्रतिरोध को क्यों आप जो है ना प्रयोग कर रहे हैं, इस तीन के बदले कोई एक प्रतिरोध प्रयोग करें, ठीक है, कोई एक प्रतिरोध जो है वो प्रयोग करें, ओके, कोई एक प्रतिरोध जो है आप प्रयोग करें, है या नहीं है? कोई एक प्रतिरोध जो है आप प्रयोग करें, ठीक है, कोई एक प्रतिरोध आप प्रयोग करें, ठीक है, कोई एक प्रतिरोधक जो है वो प्रयोग करें, ठीक है। ये बैटरी हमारे पास प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, ये प्रतिरोधक बच्चों। जब सभी बहुत सारे प्रतिरोधक के बदले कोई एक प्रतिरोधक अगर आप प्रयोग करते हैं तो उस प्रतिरोधक का क्या नाम होता है? तुल्य प्रतिरोधक, ठीक है, जिसकी प्रतिरोध कितनी होती है? आर तुल्य। पहले वाले प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है? R1। दूसरे वाले प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है? R2।
तीसरे वाले प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है R3, और इन तीनों के बदले में केवल एक प्रतिरोध प्रयोग करना चाहते हैं तो उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होता है, R तुल्य। बोलिए हाँ है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस तीन मिल करके जितना प्रतिरोध कर रहे होंगे उसके बदले में कोई एक उतना प्रतिरोध कर दे तो उसका मान कितने के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो आप सिंपली कहेंगे सर ये तीनों के बदले में काम कर रहा है ना अकेला, तो तीनों का जोड़ दीजिए प्रतिरोध, R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी के बराबर ये R तुल्य होगा, है या नहीं है। हमने कहा नहीं बच्चों ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हमको उसके लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अगर ये बैटरी है तो इससे धारा कितना प्रवाह होगा, I। बच्चों यही धारा आगे जाएगा, यही यहां से निकलेगा, इसमें धारा I ही जाएगा, यही यहां से निकलेगा बच्चों, वही धारा I होगा, यही यहां से निकलेगा I धारा, वही यहां तक जाएगा, बिल्कुल I धारा। बोलो हाँ या ना। बच्चों अगर वही बैटरी इसमें रखा गया हो तो वो भी धारा I ही देगा, इधर धारा I ही जाएगा, इधर धारा I ही जाएगा बच्चों। बोलो हाँ या ना। इधर धारा I ही जाएगा, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल। देख लो इस पूरे फिगर को और ये पूरी डेरिवेशन, मतलब ये जो है पूरे नोट्स को लिख लो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके। लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं बच्चों, लिख लिए होंगे आप, ऐसा उम्मीद करते हैं। बोलिए मिटा दिए जाए क्या, इसको मिटा दिए जाए। चलो मिटाते हैं, कुछ चीजें मिटाते हैं। देखो अब हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं वो देखो, ठीक है। क्या कि अनेक प्रतिरोधकों के, ठीक है, के स्थान पर एक प्रतिरोधक है ना, अनेक श्रेणी क्रम संयोजित। बच्चों अनेक श्रेणी क्रम संयोजित, अनेक श्रेणी क्रम संयोजित, ठीक है, प्रतिरोधकों के स्थान पर एक प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान इस प्रकार, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए निम्न व्यंजक उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। कैसे बच्चों वो देखो क्या, ठीक है। चित्र एक से, ठीक है बच्चों, चित्र एक से क्या लिख सकते हैं वो देखो, क्या लिख सकते हैं वो देखो बच्चों। इस सभी प्रतिरोध में बच्चों धारा तो समान है, लेकिन यह जो बैटरी का जो ऊर्जा है वो बंट जाता है। पहले वाले प्रतिरोध के लिए ऊर्जा हो जाता है V1, दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए बच्चों, प्रतिरोधक के लिए है ना, ऊर्जा हो जाता है V2, और तीसरे वाले के लिए कितना हो जाता है V3। बोलो हाँ है ना। तो बच्चों यहां जो हमारे बैटरी का जो ऊर्जा है विभव भी, वो प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोधकों के लिए बट जाता है। बोलो हाँ है ना। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं चित्र नंबर 1 से क्या, कि श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधकों में धारा का मान समान रहता है, धारा का मान समान रहता है, ठीक है। क्योंकि परिपथ के, ठीक है, क्योंकि परिपथ के पथ का संख्या बढ़ने से धारा का बंटवारा होता है, धारा का बंटवारा
बंटवारा होता है। ठीक है बच्चों, एक परिपथ से और दूसरा परिपथ होता तब धारा का बंटवारा होता है। जैसे मान लो अगर यहीं पर हम लोग एक परिपथ जोड़ दिए होते ऐसे, ठीक है देखना, अगर हम लोग यहीं से एक परिपथ ऐसे जोड़ दिए होते बच्चों, ठीक है ऐसे, और कोई एक प्रतिरोध यहां लगा दिया होता और यहां जोड़ दिया होता, तो धारा यहां तक आती आए, और यहां पर आए, यहां तो आए धारा आती, और फिर यहां आकर के अब दो भागों में बढ़ जाती। कुछ धारा इसमें जाता बच्चों और कुछ धारा इसमें जाता। इसमें धारा मान लेते हम लोग I1 जा रहा है तो इसमें I2 जा रहा है। समझ में आई? तो परिपथ अधिक बढ़ने से, परिपथ की संख्या बढ़ने से, ठीक है ना, क्योंकि परिपथ के पथ का संख्या बढ़ने से, रास्ते का संख्या बढ़ने से, ठीक है ना, बढ़ने से धारा का बंटवारा होता है। धारा का बंटवारा तब होता है जब परिपथ के पथ का संख्या बढ़ जाए। यहां पर बच्चों परिपथ के कितने पथ हो गए? 2 पथ हो गए, तभी धारा का बंटवारा होगा, वरना धारा का बंटवारा नहीं होगा। समझ में आई बात? तो बच्चों चित्र नंबर 1 से क्या कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधकों में धारा का मान समान रहता है, क्योंकि परिपथ के पथ का संख्या बढ़ने से धारा का बंटवारा होता है। अगर पथ का संख्या एक ही है तो धारा एक ही होंगे पूरे परिपथ में। ठीक है, पथ का संख्या एक ही होने से पूरे परिपथ में धारा एक ही होंगे। यह बात जो मैंने शब्दों में कहा है वो लिख लेना। ठीक है, इसके आगे क्या कि परिपथ का पथ एक ही होने से धारा का एक ही मान पूरे परिपथ में रहता है। ये बात मैंने आपको लिख दिया ऊपर। प्रतिरोधकों में धारा का मान समान रहता है अगर श्रेणी क्रम संयोजित है तो। ठीक है, चलो बच्चों चित्र नंबर 1 से ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिख सकते हैं, क्या कि बैटरी से दिया जा रहा ऊर्जा, बैटरी से दिया जा रहा ऊर्जा भी, बच्चों बैटरी से दिया जा रहा ऊर्जा, ठीक है, बैटरी से प्रति आवेश को परिपथ में चलाने के लिए बैटरी, ठीक है, बैटरी से प्रति आवेश को परिपथ में चलाने के लिए, ठीक है, W कार्य किया जाता है। बोलो हाँ या ना? किया जाता है बच्चों। ओके, जो कि विभवांतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप जानते हैं विभवांतर बराबर में होता है W बटा में Q। अगर एक आवेश की बात करें तो नीचे आ जाएगा एक आवेश। बोलो है ना? एक आवेश का मतलब एक कूलम्ब आवेश। अरे भाई तुम एक कूलम्ब आवेश पर जो काम कर रहे हो, एक कूलम्ब आवेश लिए तुमने और उस पर जाके काम किए, तो एक से W को भाग करोगे कुछ होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा? V बराबर में क्या निकलेगा? W ही निकलेगा। तो बच्चों एक कूलम्ब आवेश पर आपने जो कार्य किया है W, वो किसके बराबर में है? V के बराबर में है। तो बैटरी से प्रति आवेश को परिपथ में चलाने के लिए W कार्य करना पड़ता है, ठीक है, जो कि विभवांतर के बराबर होता है। वह कार्य W जो किसके बराबर में होगा? विभवांतर V के बराबर में। बोलो हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत? देख लो भाई साहब, देख लो क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोलो, क्या सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? बताओ भैया, क्या सब कुछ आ रहा है क्या आपके समझ में? चलो सब कुछ आ रहा है। चलो भैया, चलो आगे चले कि भैया परिपथ में प्रति आवेश को, प्रति एक कूलम्ब आवेश को, ठीक है ना, प्रति एक कूलम्ब, है ना, प्रति एक कूलम्ब आवेश को परिपथ में चलाने के लिए, प्रति आवेश को चलाने के लिए W कार्य किया जाएगा। बोलो है ना? प्रति एकांक आवेश,
एक अंक रखने वाले आवेश को चलाने के लिए, मैं प्रति एक कूलाम के बदले मैं लिख रहा हूं प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक आवेश, एक अंक रखने वाले आवेश को परिपथ में चलाने के लिए W कार्य किया जाता है, जो कि विभवांतर के बराबर होता है। जो कार्य है वो जो W वो किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर। बोलो हाँ या ना? बोलो बच्चों, आवेश को इस परिपथ में चलाने के लिए बैटरी काम करेगा, और वो जो काम करेगा W प्रति आवेश वो किसके बराबर में होगा? इसके बैटरी के V के बराबर में होगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? बोलो नहीं होने चाहिए भैया। यह ऊर्जा लेकर के निकला बैटरी, और किसको किसको दिया? किसमें किसमें बंटवारा किया बच्चों? बैटरी को पहले वाले प्रतिरोधक से आवेश को धकेलने के लिए V1 ऊर्जा देना पड़ा, फिर वो ऊर्जा लेके चला चला चला, अब R2 से आवेश को धकेलने के लिए V2 ऊर्जा खर्च करना पड़ा। फिर बच्चों ये जो R3 है उस प्रतिरोधक से आवेश को धकेलने के लिए, क्योंकि ये प्रतिरोधक रोक रहा था, उसमें जो है ना आवेश को धकेलने के लिए V3 काम करना पड़ा। V3 भाई काम करना पड़ा, कार्य V के बराबर होता है, तो इसमें जो काम करना पड़ा, देखो पहले प्रतिरोधक में काम करना पड़ा कितना? W1, W ही V के बराबर होता है, तो W1 तो V1। भाई दूसरे प्रतिरोधक में काम करना पड़ा कितने के बराबर? W2 के बराबर, तो W2 यहां रखोगे W2 तो V2 प्राप्त हो जाएगा। भाई तीसरे प्रतिरोधक में मुझे धारा को चलाने के लिए W3 काम करना पड़ा। बोलो हाँ या ना? तो अगर यहां W3 रखें तो यहां V3 प्राप्त होगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा बैटरी का ऊर्जा जो था, जो कार्य करता है वो किसका प्रयोग करके? विभव का प्रयोग करके। तो बच्चों ये बैटरी के पास टोटल काम करने का क्षमता कितना था? W। ये W जाके अलग अलग खर्च किया, पहले वाले में W1, दूसरे वाले में W2, तीसरे वाले में W3। तो W1 के लिए क्या उत्पन्न होगा? V1, W2 के लिए V2 और W3 के लिए V3। दैट मींस बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा उसका टोटल था वो 3 भागों में बट गया, V1, V2, V3। ये जो विभव V था वो 3 भागों में बट गया, V1, V2, V3। बोलो हाँ या ना? बोलो। तो दैट मींस बच्चों ये कह सकते हैं क्या? ये देखो इसी दूसरे पॉइंट्स को बच्चों, इसी दूसरे पॉइंट्स में लिखना। तुम समझ में आई? इधर मिटा दूं, मैं इधर मिटा देता हूं भाई, इसी दूसरे पॉइंट्स में लिखना तुम, ठीक है? नोट्स तैयार करते रहना। कुछ लोग कह रहे हैं सर मिटा दिए, अभी तो मैंने लिखा ही नहीं था। भाई बैटरी को पीछे ले जाओ और उसी से लिख लो, ठीक है? अब आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखो बैटरी का, ठीक है, विभव या विभवांतर, बैटरी का विभवांतर, ठीक है, भी, ठीक है, भी श्रेणी क्रम में संयोजित, श्रेणी क्रम में संयोजित, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में V1, V2 एवं V3 में बट जाता है, बट जाता है। बोलिए हाँ या ना? दैट मीन्स कह दो बच्चों, जो बैटरी का विभव भी है, अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात क्या कह सकते हैं बच्चों? अर्थात जो बैटरी का विभव भी है वो बच्चों कितने भागों में बढ़ चुका है? V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो हाँ या ना? ये फर्स्ट समीकरण लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या लिख सकते हो? ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या लिख सकते हो भाई? ठीक है, क्या? विभवांतर, विभवांतर V1 बराबर, विभवांतर बराबर क्या कहा था ओम के नियम ने? I गुना में R। भाई पहले वाले विभवांतर V1 किसके लिए उत्पन्न हुआ है? R1 के लिए। बोलो हाँ ना? ओम के नियम से, भाई ओम के नियम से, ओम के नियम से R1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोधक का विभवांतर, R1 प्रतिरोधक का विभवांतर क्या लिखोगे? तो V1, R1 प्रतिरोधक का विभवांतर कितना है? V1।
तो ओम के नियम से बोलो, ओम का नियम क्या कहता है? विभवांतर बराबर में धारा गुना में प्रतिरोध। R1 प्रतिरोध में कितना धारा बह रहा है? हमने क्या कहा था? श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधक में धारा एक ही होगा। दैट मीन्स अगर बच्चों बैटरी से धारा I निकले हुआ है तो वह सभी में कितना जाएगा? I ही जाएगा। तो पहले वाले में धारा I1 जा रहा है, I जा रहा है, और प्रतिरोध कितना है? R1। ये सेकेंड समीकरण हो गया। बोलो हाँ या ना? बोलो कोई दिक्कत? अरे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये देखो बच्चों, R2 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोधक का विभवांतर, बोलो हाँ या ना? कितना होगा भाई? ओम के नियम से V2 बराबर बाय दूसरे प्रतिरोधक में विभवांतर, ओम के नियम से विभवांतर बराबर में धारा गुना प्रतिरोध। धारा कितना बह रहा है? I ही, और प्रतिरोध कितना है? R2। ये तीसरा समीकरण। बच्चों R3 प्रतिरोधक, R3 प्रतिरोधक का विभवांतर, R3 प्रतिरोधक का विभवांतर कितना होगा? ये देखो भाई, V3 बराबर I गुना में R3। बोलो हाँ या ना? ये बच्चों कौन समीकरण? चौथा समीकरण। इस 2, 3, 4 को जाके फर्स्ट में रखो तो क्या करोगे? समीकरण सेकेंड, कॉमा थर्ड एवं फोर्थ को फर्स्ट में रखें, फर्स्ट में रखें। रख दिए तो बच्चों रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? V बराबर में V1, V1 के बदले क्या रखोगे? I गुना में R1 प्लस V2 के बदले क्या रखोगे? I गुना में R2। V3 के बदले क्या लिखोगे? I गुना में R3। बोलो हाँ ना? और ये हो जाएगा हमारा पांचवा समीकरण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो क्या आपको दिखने में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये देखो, ये देखो भाई साहब, देखो भाई साहब आप, ये देखो है ना, ये देखो भाई साहब, अभी दिखेगा आपको, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए भाई साहब, क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। चलिए, ये पांचवा समीकरण आपको प्राप्त हो गया। प्राप्त हो गया बच्चों? हो गया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ। पांचवा समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब आ जाओ, अब आते हैं बच्चों क्या क्या कि चित्र नंबर 2 से, इसका चित्र क्या नाम रख दो, इस चित्र का क्या नाम रख दो, इस टॉपिक के लिए 2, और ये चित्र नंबर कौन सा था? 1, है ना, चित्र 1। बोलिए हाँ है ना? ओके, अब आ जाओ बच्चों क्या कि चित्र 2 से, चित्र 2 से, चित्र 2 से, ठीक है। आर तुल्य प्रतिरोधक, आर तुल्य प्रतिरोधक, ठीक है, के लिए ओम नियम से, ओम नियम से, ठीक है, ओम नियम से क्या लिख सकते हैं बच्चों? ओम नियम से V बराबर, बच्चों इस परिपथ में कितना विभवांतर है? ये V है, यहां से निकला, तुमने कहा सर इसको दिया सर V1 दिया, हमने कहा फिर आगे बढ़ो, आगे तो कोई है ही नहीं, तो ये V ही बंटवारा हो रहा है इसके पास। मतलब जितना V था, बैटरी का जो विभव V था, वो सारा जाके कहां खर्च करेगा? केवल इसके पास। तो ये तो पूरा का पूरा V के बराबर ही इसमें खर्च करेगा। बच्चों इसमें जो V1 खर्च करेगा वो किसके बराबर खर्च करेगा? V के बराबर। बोलो हाँ या ना? जितना भी ऊर्जा है वो इसी को जाके देगा। बोलो, तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि इसमें विभवांतर बच्चों आर तुल्य में V ही रहेगा, ठीक है। V बराबर में I कितना है बच्चों? इसमें भी धारा, भाई बैटरी जब समान था तो धारा I ही बहेगा, तो I और गुना में R जगह क्या लिखोगे बच्चों? आर तुल्य लिखोगे, आर तुल्य लिखोगे। बोलो बिल्कुल, इसका नाम छठा समीकरण। बच्चों 5 और 6 का तुलना करो। क्या इसमें बच्चों देखो, क्या इसमें जो बायां पक्ष है वो भी है और इस समीकरण का बायां पक्ष भी है? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो हम लोग अब किसका तुलना करने वाले हैं? देख लो किसका तुलना करने वाले हैं हम लोग, ये देखो, ठीक है। समीकरण
5 है ना, समीकरण 5th एवं, ठीक है, समीकरण, ठीक है, 6th की तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ बच्चों कि दोनों का बायां पक्ष बराबर, तो दोनों समीकरण को बराबर में रख दो। क्या रख दोगे? दिस बराबर दिस, मतलब भी बराबर कितना, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, और बराबर इसी भी का मान आई R तुल्य के बराबर भी है, बोलो है ना, आई R तुल्य के बराबर बच्चों, बोलो है ना। अब इस भी को छोड़ दो, ये दो समीकरणों का प्रयोग कर लो, तो क्या करोगे बच्चों, इस दोनों के पास, सभी के पास आई है, आई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर बच्चों इधर क्या बचेगा, आई गुना में R तुल्य, बोलो है ना बच्चों। ये आई से आई क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो यहां से क्या निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर में क्या, R तुल्य। तो बच्चों इस तरीके से R तुल्य का मान क्या आया, अगर आप 3 प्रतिरोधकों को हटा करके अगर आप एक प्रतिरोध लगाना चाहते हो, ठीक है ना, अगर आप एक प्रतिरोधक को, है ना बच्चों, अगर आप 3 प्रतिरोधकों को हटा करके एक प्रतिरोध लगाना चाहते हो, तो उसका मान किसके बराबर होना चाहिए, इन तीनों प्रतिरोधकों के मान के योग के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब देख सकते हैं कि अर्थात श्रेणी क्रम में संयोजित, ठीक है, प्रतिरोधकों, ठीक है, के बदले, ठीक है, एक प्रतिरोधक, ठीक है, लगाना चाहते हैं, तब उस तुल्य प्रतिरोधक का परिमाण सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, नहीं होना चाहिए बच्चों, लिख लो फटाफट। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स तैयार कर लो इसका। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्या यहां तक समझने में कोई तकलीफ आपको? नहीं होना चाहिए, लिख लो इसको बच्चों। तो जल्दी से मुझे बताओ, यदि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है ना, n प्रतिरोधक की संख्या, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तब एक प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, क्या होगा भाई, R तुल्य का मान क्या होगा, वो हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट प्लस Rn। बच्चों n प्रतिरोधक जो है ना वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उस n को हटा करके अगर हम लोग एक प्रतिरोध लगाना चाहते हैं परिपथ में, तो उसका मान किसके बराबर होगा, सभी प्रतिरोधकों के मान के योग के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना बच्चों। एक सवाल बना लो, समझ में आ जाएगी। देखो R1 बराबर 3 ओम,
कॉमा R2 बराबर 4 ओम एवं R3 बराबर 6 ओम के प्रतिरोधक ठीक है ना, प्रतिरोधक श्रेणी क्रम संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। तब इस प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध बताएं, तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध बताएं, ठीक है, बताएं। तो क्या बताएंगे बच्चों, आप लिखेंगे हल बाय श्रेणी क्रम संयोजित। क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजित, ठीक है, प्रतिरोधकों का, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, बोलो हाँ या ना। वो कितना हो जाएगा, R तुल्य बराबर जितने भी दे रखे हैं उन सबका जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो हाँ या ना। तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, बोलो हाँ या ना। तो बराबर में कितने आ जाएंगे बच्चों, 13 ओम आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था, कर सकते हो, कैमरे में विजिबल है, बिल्कुल फटाफट कर सकते हो आप। बोलो, कोई दिक्कत बच्चों यहां से नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। चलो एक और सवाल बनाते हैं, एक और सवाल। एक और सवाल आपके लिए। देखिए बच्चों, एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि R1, R2, R3 का मान क्रमशः, ठीक है, क्या क्रमशः 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम है, ठीक है। और ये 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, बैटरी से, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तब परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताएं, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताएं, बोलिए हाँ या ना, बताएं, ठीक है, बताएं। तो हमने कहा भाई बड़ा खूंखार सवाल है भाई, हल कैसे करें हम हल। तो हमने कहा भाई हल हो सकता है कैसे, आपको पता है क्या, ओम के नियम से। किसके नियम से भाई, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से। ओके, क्या बच्चों, V बराबर में क्या होता है, I और गुना में R, बोलिए हाँ या ना, यही होता है। अगर आप धारा निकालना चाहते हो, धारा I बराबर में क्या हो जाएगा, V और बटा में R, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल, यह सेकंड समीकरण। और जो आप सबको पता है क्या कि अगर कोई एक बैटरी से 2-3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं, ठीक है, 2-3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं, तो इस प्रतिरोधक का जो विभव, मतलब बैटरी का जो विभव होता है, वो विभव इन तीनों के लिए प्रयोग होता है, बंटवारा हो जाता है V1 में, V2 में और V3 में। ये हमारे R1 है, ये R2 है, ये R3 है,
तो बच्चों आपको पता है कि ये एक ही प्रतिरोधक तो नहीं है ना, 3 प्रतिरोधक हैं। तो आर का मान किसका लिखोगे, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, या फिर तीनों का? तीनों का। बोलो, तीनों का। तो तीनों के बदले भाई तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलके कितना काम कर रहा है उसी को तो हम लोग बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तीनों मिलकर के कितना काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तीनों मिलकर इतना काम कर रहा है, उसी के परिमाण का हमने एक प्रतिरोध लगा दिया तो वो तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। बोलो हाँ है ना। तो दैट मीन्स तीनों मिलकर इतना काम कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, उसका मान ज्ञात कर ले तो आर तुल्य आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल। तो बच्चों यहां से हम कहे कि धारा I बराबर भी, भाई बैटरी इस परिपथ में एक ही बैटरी होंगे, वही बैटरी लगा रहेगा। बोलो हाँ है ना। तो उसका विभव कितना है, 12 वोल्ट। बोलो, और आर तुल्य कैसे निकलते हैं श्रेणी क्रम में बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 से। बोलो हाँ है ना। तो हो जाएगा 12 वोल्ट बटा में R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम, R2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 ओम, तीसरा R3 का वैल्यू कितना है, 6 ओम। तो बोलो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 10 2 12, 12 वोल्ट और बट्टा में 12 वोल्ट बराबर, सॉरी बच्चों ये ओम है ना, 12 ओम। तो 12 से 12 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट बट्टा पर ओम। और बच्चों आपको पता है धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पेयर। तो लिख सकते हो 1 एम्पेयर आंसर। दैट मीन्स बच्चों इस परिपथ में कितना धारा प्रवाह होगा, 1 एम्पेयर का। बोलिए है ना। जहां पे R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम, R2 का वैल्यू 4 ओम और R3 का वैल्यू 6 ओम। तब इस परिपथ में धारा बच्चों कितना प्रवाह होगा, 1 एम्पियर का। ठीक है ना, कितना प्रवाह होगा, 1 एम्पियर का। कब, जब बैटरी कितने वोल्ट की लगाई गई है, 12 वोल्ट की। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल। ये फिगर भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत। तो बच्चों अगर श्रेणी क्रम संयोजित है बहुत सारे प्रतिरोधक और तब आपसे धारा पूछा जाए तो आप पहले आर तुल्य निकालो, आर तुल्य निकाल करके जितना बैटरी लगा रखा है उस परिपथ में उसको भाग कर दो तो आपका धारा आ जाएगा। तो यहां से 3 चीज पूछ सकता है बच्चों। ये क्वेश्चन दे करके क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता, पहले पूछता कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध बताएं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है बच्चों, परिपथ में धारा बताएं, परिपथ में धारा बताएं, धारा बताएं। ठीक है। तो बच्चों पहले पार्ट को सोल्व करते कैसे, पहला पार्ट ऐसे लिखते और लिखते श्रेणी क्रम संयोजित। क्या लिखते, श्रेणी क्रम संयोजित, श्रेणी क्रम संयोजित। ठीक है। प्रतिरोधकों का, प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। और फिर लिखते आर तुल्य बराबर जितने हैं उस सबका R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर लिख देते 12 ओम। ऐसे होता पहला आंसर। और फिर दूसरा नंबर लिख करके ऐसे सॉल्व कर देते और यहां से धारा निकाल कर देते। तो बच्चों सवाल तुम ऐसे लिखना, ठीक है ना, सवाल तुम ऐसे लिखना। श्रेणी क्रम में संयोजित है तो इसको मिटा देना, इसको तुम कट कर लेना, ठीक है, इसको कट लेना। फिर बोलना कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें और दूसरा परिपथ में धारा बताएं और फिर ऐसे सोल्व करना। कोई दिक्कत। बड़ा प्यारा सा सवाल बन गया बच्चों आपके लिए, ठीक है ना, बड़ा प्यारा सा सवाल बन गया। कर लीजिए पूरा का पूरा। बोलो कोई तकलीफ, अरे बोलो कोई तकलीफ नहीं ना, पक्का। चलो तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहें, एंजॉय करते रहें, खूब आनंद से पढ़ाई करें, क्योंकि बच्चों पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास करने का कुछ, ठीक है। पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पढ़ाई के साथ आपने मजाक कर दिया तो आपके साथ पूरा लाइफ मजाक करेगा, ठीक है। अगर आपने जिस ईमानदारी से आप दूसरा काम करते हैं, जिस मजे आते हैं जितना आपको दूसरा काम करने में, उतना ही मजे आपको फिर पढ़ाई करने में भी आना चाहिए। उतने ही मजे के साथ पढ़ाई भी करें, ठीक है। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। पढ़ाई करते रहें, आनंद लेते रहें और अपना लक्ष्य बनाते रहें, लक्ष्य को फॉलो